गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों की ये जो क्लास होने वाली है ये क्लास है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इसमें पहली डेफिनेशन आई थी फोर्स की डेफिनेशन थी कि फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज पोजीशन, शेप, साइज और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। कहने का मीनिंग, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का शेप और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे, उसी को ही हमने क्या बोला था, फोर्स। इसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी डिस्कस किया था इसी में लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया था हमारा कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मूविंग कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी इन मूव टिल देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड। क्या आया था, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट कंडीशन then it will be continue to be in rest and if an object is in moving condition then it will be continue to be in move till there is no external force is applied। कहने का मीनिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मैंने यहीं पर आपको ये भी बताया था कि इसी लॉ को हम दूसरे फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि सपोज़ किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का कोई चेंज हो रहा हो, चाहे वो शेप के रिगार्डिंग हो रहा हो, चाहे वो साइज के रिगार्डिंग हो रहा है, चाहे वो पोजीशन के रिगार्डिंग हो रहा है, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन के रिगार्डिंग हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर वहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं होता तो फिर उस ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होता। तो यह आया था हमारा सेकंड लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारा बेसिकली सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन आई थी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज मोमेंटम। कहने का मीनिंग, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास और उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी प्रोडक्ट को ही हमने क्या बोला था, मोमेंटम। और मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला आया था P = m × v, मास इंटू वेलोसिटी। इसके बाद हमारा आया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट था हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट। क्या आया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। कहने का मीनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट होगा वो रेट हमेशा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अप्लाइड किए गए फोर्स के इक्वल आया था। हमने इसको बाकायदा डेरिवेशन करके प्रूफ किया था। ठीक, वहाँ जब हमने इसको प्रूफ किया था तो हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड किया था, तो वो हमारा आया था m × a दैट इज इक्वल टू द फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट आया था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हमारा स्टेटमेंट था कि एवरी फोर्स अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। क्या है कि सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कराएं तो वो फोर्स हमेशा अपनी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। इसी को हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल समझो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है कि आपको नॉर्मली बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, जब भी किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है, सपोज करो कि सपोज ये एक गन है,
सपोज ये एक गन है, अगर इस गन से एक किसी बुलेट को फायर किया जाए तो हमेशा ये बोला जाता है कि हमेशा गन को कंधे का सपोर्ट देके उसको फायर किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्यों ऐसा बोला जाता है कि हमेशा गन को कंधे का सपोर्ट देके फायर करना चाहिए, या गन से जब भी बुलेट फायर करें तो हमेशा गन से बुलेट फायर करते टाइम गन के पीछे वाले पोर्शन को हमेशा कंधे का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो समझो, सपोज यहाँ से हमने बुलेट को फायर किया, तो बुलेट जो फायर होगी तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि इस बुलेट पर, जो ये बुलेट यहाँ से जा रही है, इस बुलेट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो उस फोर्स का रिएक्शन फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? उसका रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। और जब रिएक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होकर जाएगा? इस गन का जो पीछे वाला पोर्शन है, बैक पोर्शन है, इस बैक पोर्शन पर ये ट्रांसफ़र होगा। तो जब ये बैक पोर्शन पर ये फोर्स ट्रांसफ़र होता है तो ये जो पीछे वाला हिस्सा अगर हम इसको फ्री हैंड से पकड़ के रखें तो इसके चांसेस क्या हो जाएंगे? ये मे भी हो सकता है ऐसे घूम जाए, मे भी हो सकता है ऐसे घूम जाए। तो इसके घूमने की वजह से हमारे फेस पर चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बोला जाता है कि हमेशा कैसे फायर किया जाता है? हमेशा बुलेट को फायर करते टाइम गन के पीछे वाले पोर्शन को कंधे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आता है, जब हम बोट से नीचे उतरते हैं तो उतरते टाइम जैसे पीछे वाले पैर को बोट से हटाते हैं तो बोट अपने आप पीछे चली जाती है। अब समझिए इसको, सपोज हम इस तरीके से खड़े हैं, आगे वाला पैर सरफेस पर है, अर्थ की सरफेस पर, हमारा पीछे वाला पैर बोट पर है। अच्छा, अगर मैं पीछे वाले पैर को उठाऊंगा तो फोर्स कहाँ लगाऊंगा? आगे वाले पैर पर। तो इस आगे वाले पैर का रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है पीछे वाले पैर पर, और वो रिएक्शन फोर्स ट्रांसफ़र हो जाता है बोट पर, जिस वजह से वो बोट जब पीछे वाला पैर हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ना समझ में आया? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या होता है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या बोला गया है? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कहने का मीनिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के सिस्टम का, या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट है, तो हमें बोला गया कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में चाहे जितने ऑब्जेक्ट हों, पूरे के पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कहने का मीनिंग कांस्टेंट रहेगा। क्या बोला गया है? कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहने का मीनिंग कि मैं सपोज कर लूँ कि सपोज ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है बी। ठीक, ध्यान से इसको समझना। ये ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। कुछ टाइम के बाद दोनों ऑब्जेक्ट में आपस में कोलिजन हो गया। कहने का मीनिंग दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा गए, और टकराने के बाद फिर से दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद अलग अलग होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। मैंने सपोज कर लिया कि ये फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी v2 हो गई।
मास तो वही होगा m1 एंड m2, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखो अगर ये वाला केस क्या हो गया, बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले, और ये वाला केस हो गया आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हमें क्या इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, बिफोर कोलिजन अगर मैं टोटल लीनियर मोमेंटम निकालूं तो इसका आ जाएगा m1u1, फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका आ जाएगा m2u2, मास इंटू वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम आ जाएगा m1 इंटू v1, और b ऑब्जेक्ट का आ जाएगा m2 इंटू v2। तो इनडायरेक्टली अगर मैं निकालूं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। क्या आएगा m1u1 प्लस m2u2। और सिमिलरली अगर मैं फाइंड करूं टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2। हमें प्रूफ क्या करना है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना है। कहने का मीनिंग टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं हमें ये प्रूफ करना है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। हमें इसको प्रूफ करना है, क्या, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। हमें प्रूफ करके ये वैल्यू लानी है। इतना समझ में आ गया। चलिए तो अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है एवरी फोर्स अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अब देखो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आगे था, ये ऑब्जेक्ट पीछे था, तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट जब ये दोनों टकरा रहे हैं आगे जाके क्या हो जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से टकरा रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ए क्या होगा, क्योंकि ये पीछे, इस ऑब्जेक्ट ए ने बी को फोर्स अप्लाई किया होगा, मतलब धक्का किसने मारा होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी को धक्का मारा होगा। अच्छा, जैसे ही ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई कराएगा तो तुरंत यहाँ पर क्या होगा, बी भी ए पर एक रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कराएगा। किसके अकॉर्डिंग, फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा, फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी इक्वल टू द माइनस, क्यों, क्योंकि जो बी फोर्स ए पर अप्लाई कराएगा, अगर एफ ए बी ये हो गया फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी,
तो फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। इक्वल तो होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि क्या बोलता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स इज अप्लाइड। तो अब यहाँ पर ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेगा कि जो बी फोर्स ए पर अप्लाई करेगा, या फिर जो बी ए पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है। इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? ये माइनस का साइन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। बहुत सिंपल सी बात है, किसके अकॉर्डिंग? फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ए बी इक्वल टू आएगा माइनस का एफ बी ए। इतना आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यही फॉर्मूला होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू पुट कराओ। अब देखो एफ ए बी फोर्स क्या है? अप्लाइड बाई ए ऑन बी। एफ ए बी क्या है? अप्लाइड बाई ए ऑन बी। तो ए अप्लाई कर रहा है तो मास भी किसका आएगा? ऑब्जेक्ट ए का आएगा। तो यहाँ पर मास आ गया m1 और एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा स्मॉल ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। क्या है? फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए। तो कौन अप्लाई कर रहा है? बी अप्लाई कर रहा है ए पर ये वाला फोर्स। तो मास भी किसका आएगा? बी का आएगा। एक्सेलरेशन ए बी ए। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। a की वैल्यू दोनों जगह पुट करा दो तो यहाँ पर आ जाएगा m1। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट के लिए देखो, ऑब्जेक्ट a के लिए, ठीक, इसकी फाइनल वेलोसिटी है v1, इनिशियल वेलोसिटी है u1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v1 माइनस u1, ठीक, अपॉन टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस m2। और यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये ऑब्जेक्ट ए के लिए, बी के लिए एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी v2 माइनस u2 अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू यहाँ पर आएगी m1 v1 माइनस u1 इक्वल टू माइनस का m2 v2 माइनस u2। माइनस m2 से दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर m1 से दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, वैल्यू आ जाएगी m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस का m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u2। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो u वाले टर्म हैं उनको एक साथ ले आओ, और जो v वाले टर्म हैं उनको एक साथ ले आओ। तो देखो हम क्या करेंगे, m2 u2 को ट्रांसफ़र करके इधर लेके आएंगे और m1 v1 को ट्रांसफ़र करके इधर ले जाएंगे, ठीक। तो ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का m1 u1 पहले से माइनस का m2 u2 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का m1 v1 माइनस का m2 v2। दोनों में माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो यह आएगा माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें जो प्रूफ करना था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही हमें प्रूफ करना था। देखो ये क्या आ गया, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम, हेंस टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन
इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का रूल क्या बोलता था? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट और ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसके बाद आप ध्यान दो कि अब हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या बचा हुआ है। चलिए, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर हमने कोई फोर्स पर्टिकुलर टाइम तक अप्लाई किया, कोई भी फोर्स है। ठीक, अगर हमने उस फोर्स को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट तक अप्लाई किया तो उस फोर्स और उस पर्टिकुलर टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स। तो हम यहाँ बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। फोर्स एंड टाइम के प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाएगा? इम्पल्स। और अगर मैं इम्पल्स का फॉर्मूला निकालूं तो आई इक्वल्स आ जाएगा F इंटू टी। अब इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है। देखो, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के केसेस होती है जिनमें हमको नेट फोर्स फाइंड करना होता है। ठीक, अभी तो हम लोगों ने जो डेरिवेशन किए हैं ये अलग डेरिवेशन है। अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें हमें एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे, पुली वाले। कि सपोज एक पुली होगी, उस पुली से टू ऑब्जेक्ट्स सस्पेंडेड होंगे। सस्पेंडेड होने के बाद हमें बोला जाएगा कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन है उसकी वैल्यू फाइंड करो, एंड कितने एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड करने को बोलेगा। स्पेशल केसेस, चलिए देखते हैं। सपोज कर लिया कि सपोज ये एक पुली है, पुली मतलब चक्री। ठीक, देखा होगा बहुत पहले जब गाँव में कुएं से पानी निकालते थे लोग बाग, तो जो रस्सी होती थी उस रस्सी को एक चक्री एक पुली में डालते थे ताकि उसको खींचने में बहुत आसानी पड़ती थी, बहुत आसानी से हम उसको खींच सकते थे। तो क्या ये एक पुली है? ठीक, अब इस पुली को यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है। मैंने सपोज कर लिया कि एक स्ट्रिंग के सहारे, एक रस्सी के सहारे दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक को क्या करके रखे हैं? इस रस्सी से सस्पेंड करा के रख दिया, मतलब लटका दिया। ठीक, इस ब्लॉक का मास m1 मैंने सपोज कर लिया, इस ब्लॉक का मास मैंने m2 सपोज कर लिया। अब जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में टेंशन अप्लाई होगा। टेंशन मतलब होता है खिंचाव। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यह भी लूज है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सस्पेंड करा दूँ तो इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक खिंचाव क्रिएट होगा। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से क्या है, हमने दोनों मास को सस्पेंड करा के रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? स्ट्रिंग में टेंशन। अब ध्यान रखना हम टेंशन की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा उस साइड होगी जहाँ पर स्ट्रिंग को सपोर्ट मिलेगा। अब देखो स्ट्रिंग को सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है? पुली पर। तो अगर मैं इस पोर्शन में लूँ तो यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पुली होगी, और यहाँ पर भी टेंशन की डायरेक्शन पुली की तरफ होगी। मैंने क्या बोला? टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी? जहाँ उस स्ट्रिंग को सपोर्ट मिल रहा है, और सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है? पुली पर। तो टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी? पुली की साइड। अब हमें इतना तो पता ही होगा, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, तो उसमें वेट होगा, या चाहे अर्थ की सरफेस पर हो, हर एक ऑब्जेक्ट में वेट होता है।
और वेट हमेशा परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो अगर मैं m1 का वेट सपोज करूं तो यहाँ पर वेट आ जाएगा m1g और m2 ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा m2 इंटू जी। अब अगर इन केस m2 का मास m1 से ज़्यादा है तो ये इस तरीके से मूव करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। बहुत कॉमन सी बात है। क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये दोनों जिस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ठीक, वो एक्सेलरेशन है स्मॉल a। हमें अब यहाँ पर फाइंड करने को पूछ रहा है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है नेट फोर्स का या टोटल फोर्स का। टोटल फोर्स आएगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें करना क्या है, ठीक, हम जब भी इक्वेशन बनाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे नेट फोर्स। क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू में अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर जितने टोटल फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जिस फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग है, जो फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और जिस फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट है उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे। जिस फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग है उसको पॉजिटिव, एंड जिस फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट है उसको हमेशा नेगेटिव। अब देखो हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन फॉर m1 ऑब्जेक्ट, सेकंड इक्वेशन फॉर m2 ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम फॉर m1 ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कराएंगे। फॉर m1 ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट फोर्स। क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम पहला ले रहे हैं तो मास कितना आएगा, m1। अच्छा, एक्सेलरेशन मैंने दोनों जगह सेम क्यों लिया है, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगी उतने ही एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन तो क्या होगा, सेम। रस्सी वही है, एक ही रस्सी से हम लोग इसको अटैच करके रखा, तो दोनों का स्ट्रिंग दोनों का टेंशन भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट फोर्स m1a इक्वल टू, देन अब मैंने क्या बोला, जिस फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग है उसको पॉजिटिव, और जिस फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट है उसको नेगेटिव। m1 की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये रही, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, टेंशन। तो टेंशन को हमने ले लिया पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर एक सेकंड फोर्स भी अप्लाई हो रहा है m1g, लेकिन m1g की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट। तो यहाँ पर m1g किस में आएगा, माइनस में। तो m1g इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम इक्वेशन फाइंड करेंगे फॉर m2 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स m2a, ये आ गया नेट फोर्स। फिर से वही कॉन्सेप्ट, जिस फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलोंग है उसको पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर m2g की डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलोंग है, तो m2g आ जाएगा हमारा पॉजिटिव में, लेकिन टेंशन हमारी ली गई डायरेक्शन के अपोजिट या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का t, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करा दो, 1 + 2 ऐड कराएंगे तो LHS साइड के साथ में ऐड होगी और RHS। तो m1a + m2a इक्वल टू t - m1g + m2g - t। t से t कैंसिल हो गया, दोनों में एक कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो m1 + m2 इक्वल टू, इसको सही से अरेंज करके लिख लो, m2g - m1g। दोनों में अब g कॉमन आ रहा है, तो a m1 + m2 इक्वल टू यहाँ पर g कॉमन m2 - m1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्सेलरेशन की। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी a = m2 - m1 इंटू g अपॉन m1 + m2।
इस फॉर्मूले से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है टेंशन। अब ध्यान से देखो, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब चाहे एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करा दो, चाहे एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करा दो। चलिए हम क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करा देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है m1a इक्वल टू टी माइनस m1g। हम इसमें पुट करा देंगे a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। पुट करा के देखो, तो यहाँ से m1 ऑलरेडी, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू टी माइनस m1g। ठीक, इस m1g को इधर लेके आ जाओ, देन m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1g इक्वल टू टी। दोनों में एलसीएम ले लो, m1 प्लस m2, तो दोनों में एलसीएम आ जाएगा, m1 प्लस m2 दोनों में एलसीएम। देखो यहाँ पर वैल्यू आएगी m1, ठीक, m2 माइनस m1 प्लस m1g, अच्छा इंटू में g भी है यहाँ पर, प्लस m1g और यहाँ पर m1 प्लस m2 और इक्वल टू टी। अब यहाँ पर क्या कराओ, मल्टीप्लाई करा दो। देखो यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ से देखते जाना, m1 m2 इंटू जी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस m1 स्क्वायर इंटू जी प्लस m1 स्क्वायर इंटू जी प्लस m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू टी। अब ध्यान से देखो, माइनस का m1 स्क्वायर जी प्लस के m1 स्क्वायर जी से कैंसिल हो जाएगा, और m1 m2 इंटू जी, m1 m2 इंटू जी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू टी। यहाँ से हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू हमारी फाइंड होके आ जाएगी। तो ऐसे हमारे स्पेशल टाइप के केसेस होंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। तो जब हम इसके कल न्यूमेरिकल करेंगे तब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। हो सकता है कि अभी हमें यहाँ पर गिवन है, यह इसका सेकंड केस ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट पर पुली रखी हुई है, पुली से सस्पेंडेड है। एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर है, एक ऑब्जेक्ट वर्टिकल सस्पेंडेड है। तो ऐसे हमारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। इन न्यूमेरिकल्स को हम कल करना स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए इतना काम है, इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन, जितने भी थ्योरी हम लोगों ने की है, ठीक, उस थ्योरी को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है।